हम भविष्य में रहते हैं, इसलिए हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। जवाहरलाल नेहरू का यह कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA की ताज़ा विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 रिपोर्ट। इसका शीर्षक है वास्तविक प्रजनन संकट या द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। हमारे पास इस रिपोर्ट के आप कह सकते हैं मुख्य अंश है और हमारा मकसद है कि भारत के लिहाज से जो इसके सबसे ज़रूरी निष्कर्ष है उनका विश्लेषण करें। ये UPSC की तैयारी करने वालों के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकता है और आम जानकारी के लिए भी मुझे लगता है काफ़ी उपयोगी है। तो सवाल ये है कि भारत जो अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वो किन बड़े जनसांख्यिकीय बदलावों से गुजर रहा है। ये रिपोर्ट क्या दिखा रही है असल में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसमें जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात है वो ये कि रिपोर्ट भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बता रही है। अप्रैल 2025 में अनुमानित आबादी लगभग 146.39 करोड़। 146 करोड़ से ज्यादा। जी, और ये भी अनुमान है कि 2060 के दशक की शुरुआत में ये आबादी बढ़कर मतलब अपने पीक पर पहुंचेगी, करीब 170 करोड़, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। 170 करोड़, वो तो काफी ज्यादा है। और जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका क्या अनुमान है? पुरुषों के लिए ये औसत 71 साल है और महिलाओं के लिए 74 साल। ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात असल में ध्यान खींचती है वो है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। हाँ, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या। क्या कहती है रिपोर्ट इसके बारे में? देखिए, भारत की कुल प्रजनन दर TFR वो गिरकर 1.9 पर आ गई है। 1.9? हाँ, 1.9, और ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, मतलब वो लेवल जिससे आबादी स्थिर रहती है बिना माइग्रेशन के। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, और ये बात सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2021 के आंकड़ों से भी मैच करती है। उसमें भी TFR 2.0 ही था। तो राष्ट्रीय औसत अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है। पर क्या ये गिरावट पूरे देश में एक जैसी है या इसमें भी फर्क है? नहीं, यहीं पर तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं जटिल हो जाती है। पूरे देश में एक जैसा नहीं है। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, वहाँ TFR 3.0 है, मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.7, तो यहाँ अभी भी काफी ज्यादा है। ओह। लेकिन दूसरी तरफ 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां TFR 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। अच्छा, काफी बड़ा अंतर है ये तो। बिल्कुल, और कुछ राज्यों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी अंतर साफ नजर आता है। ये अंतर तो शायद सीधा सीधा राज्यों के विकास के स्तर से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर महिलाओं की स्थिति, ये सब कारक असर डालते होंगे। बिल्कुल सही। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विकास का स्तर, लैंगिक समानता, ये सब कारक सीधे तौर पर जुड़े हैं। आप देखिए, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां TFR कम है, और दूसरी तरफ बिहार, UP जैसे राज्य जहां TFR ज्यादा है। ये विभाजन साफ है। अब अगर हम आबादी की उम्र के हिसाब से देखें तो एक और बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। भारत एक बहुत युवा देश है। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात, वो युवा आबादी जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। क्या आंकड़े हैं इसके? करीब 68% आबादी, मतलब आप सोचिए लगभग 96.1 करोड़ लोग कामकाजी उम्र में हैं, यानी 15 से 64 साल के बीच। 96 करोड़? जी, 0 से 14 साल के बच्चे करीब 24% हैं, और 10 से 24 साल की युवा देखें तो वो 26% हैं। और बुजुर्ग? बुजुर्ग मतलब 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, वो आबादी का सिर्फ 7% है। तो भारत की जो औसत उम्र है वो महज 28.2 साल है। सिर्फ 28.2 साल? वाकई दुनिया के हिसाब से तो बहुत ही युवा देश है। लेकिन क्या हम इस युवा शक्ति का, इस डिविडेंड का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, यही सबसे अहम सवाल है, और रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। वो बताती है कि लोग जब बच्चे पैदा करने या न करने का फैसला करते हैं तो उनके सामने कई तरह की बाधाएं आती हैं। कैसी बाधाएं? जैसे करीब 40% लोगों के लिए वित्तीय बाधाएं, मतलब पैसों की तंगी एक बड़ी वजह है। 22% के लिए घर की कमी या अनुपलब्धता, 21% के लिए नौकरी की असुरक्षा, और 18% के लिए बच्चों की देखभाल की चिंता। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे बांझपन की समस्या लगभग 13% लोगों ने बताई, खराब मात्र देखभाल का अनुभव 14% ने, और फिर सामाजिक दबाव भी है जो करीब 19% लोगों के फैसलों को प्रभावित करता है।
तो शायद इसीलिए रिपोर्ट का शीर्षक है वास्तविक प्रजनन संकट। संकट सिर्फ घटती दर का नहीं, बल्कि लोगों के अपने फैसले लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका है। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये लोगों के जीवन, उनके अधिकारों और विकल्पों से जुड़ा है। रिपोर्ट में कुछ और जरूरी आंकड़े भी थे शायद, जैसे साक्षरता दर। हाँ, NFHS 5 के अनुसार 15 से 49 साल के पुरुषों में साक्षरता 87.4% है और महिलाओं में 71.5%। तो यहाँ भी एक अंतर दिखता है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब काम करने वाली आबादी, वो भी एक अहम आंकड़ा है। 15 साल से ऊपर के पुरुषों में ये 78.8% है, लेकिन महिलाओं में सिर्फ 41.7%। सिर्फ 41.7%। ये तो काफी कम है। जी, काफी कम है। कुल मिला के देखें तो 60.1%। निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो वो 47% है। मतलब हर 100 कमाने वालों पर करीब 47 लोग निर्भर हैं, बच्चे और बुजुर्ग। और एक और चिंता की बात रिपोर्ट बताती है कि 80% से ज्यादा आबादी उन इलाकों में रहती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। ये एक अलग ही बड़ी चुनौती है। तो इतनी सारी बातें हैं, घटती TFR, क्षेत्रीय समानता, युवा आबादी, प्रजनन में बाधाएं, जलवायु परिवर्तन का खतरा। इन सबको देखते हुए रिपोर्ट भारत के लिए क्या सुझाव देती है, क्या सिफारिशें हैं? देखिए, रिपोर्ट का मुख्य जोर जनसंख्या नियंत्रण की पुरानी सोच से हटकर प्रजनन अधिकारों को प्राथमिकता देने पर है। प्रजनन अधिकार मतलब ये कि गर्भनिरोधक साधनों तक सबकी पहुंच हो, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल अच्छी हो, बांझपन का इलाज उपलब्ध हो और सुरक्षित गर्भपात की सुविधा भी। ये सब बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर। हाँ, और साथ ही जो दूसरी बाधाएं हैं, जैसे आवास की कमी, बच्चों की देखभाल, चाइल्ड केयर की सुविधा न होना, नौकरी की सुरक्षा, इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। UNFPA खुद, जो 1969 में बनी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, वो इसी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है और स्वैच्छिक योगदान से चलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत एक बहुत ही अहम जनसांख्यिक मोड़ पर खड़ा है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो ये युवा आबादी का सुनहरा मौका है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घटती जनदर, राज्यों के बीच भारी असमानता और लोगों को अपने प्रजनन संबंधी फैसले लेने में आने वाली रुकावटें, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। सही कहा। तो शायद अब पॉलिसी का फोकस सिर्फ आबादी की संख्या कम या ज्यादा करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जरूरतों, उनके विकल्पों और उनके अधिकारों पर होना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। फोकस अब क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिविजुअल चॉइस पर होना चाहिए, न कि सिर्फ नंबर पर। और आगे के लिए सोचने वाली एक बात यह भी है, जो रिपोर्ट सीधे तौर पर न कहे पर इशारा करती है। जब 2060 के दशक के बाद भारत की जनसंख्या वाकई में घटने लगेगी, तो इसका हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और खास तौर पर जो हमारी बढ़ती उम्र वाली आबादी होगी, उनकी देखभाल की व्यवस्था पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। जी, इस पर आगे और गहराई से विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि UNFPA रिपोर्ट का ये विश्लेषण UPSC की तैयारी करने वालों और बाकी सभी सुनने वालों के लिए भी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा जानकारी भरी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।